नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम हिंदी साहित्य की बात करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में 4 काल विभाजित किए गए, जिनमें से 2 काल आप पढ़ चुके हैं, जो कि पिछले महीने ही हमारा कंप्लीट हुआ था, भक्ति काल। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम रीति काल शुरू कर रहे हैं। तो रीति काल शुरू करें उससे पहले थोड़ा-सा बात करना चाहेंगे कि जो एप्लीकेशन पर जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहले से जुड़े हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस देख ली होंगी या कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें नई होंगी। उन्होंने अपने नोट्स बनाए होंगे, उनसे आप रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, जो पहली बार या कह सकते हैं फर्स्ट टाइम ये क्लास देखेंगे या पहली बार नोट बनाएंगे। तो दोनों के लिए अलग-अलग तरह के यहाँ पर निर्देश रहेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं, वो अपने सारे बने बनाए नोट्स जो हैं वो लेकर बैठेंगे। कहीं कुछ ऐड ऑन करना हुआ, कहीं कुछ जोड़ना हुआ, तो आप उसको वहीं पर ऐड कर लेंगे जहाँ पर आपने नोट बनाया हुआ है। और जो नए विद्यार्थी हैं, वो सभी कोशिश करें कि अपने नोट खुद बनाएं। जैसा मैं हर बार कहती हूँ और आप सभी जानते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, कि जो आप खुद से लिखते हैं, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि एक तो आपकी अपनी हैंडराइटिंग में होता है और दूसरा जब आप रिवीजन करने बैठते हैं, चूँकि आपने खुद लिखा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लिखते हुए याद हो जाती हैं। जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उस समय याद होती हैं, तो इससे फ़ायदा आपको ही होता है। तो कोशिश करें जो भी क्लास आप देखें उसका नोट बनाएँ और अगर आप पहले से नोट पुरानी क्लास से बना चुके हैं तो आप उस नोट को लेकर बैठें और उसमें कुछ अगर चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसको आप वहीं पर हैंड टू हैंड कर लेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत। कुछ क्वेश्चंस आपने भेजे थे भारती जी, मैंने देख लिए हैं। अभी मैं क्लास के बाद बैठूंगी थोड़ी देर में, तो उन क्वेश्चंस को देखूंगी, उसके बाद मैं बात करूंगी। ठीक है, आपको जो भी आंसर होगा वो भेज दिया जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले ही आई थी, तो मुझे व्हाट्सएप पर आया, लेकिन अभी समय नहीं मिला, क्योंकि उसके लिए फिर पूरा प्रूफ आपको चाहिए होगा, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं आपको थोड़ी देर में भिजवा दूंगी। तो हम बात कर रहे हैं रीति काल की। शुरुआत जब आप विभाजन की करते हैं, तो अगर मुख्य तौर पर देखें तो मोटे-मोटे तौर पर आपको 4 काल विभाजन, समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आपने याद किया हुआ होगा। तो रीति काल का जो समय माना जाता है वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत माना जाता है। तो यहीं से आप शुरुआत कर लेकर, इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1700 से 1900। हालांकि अलग-अलग विद्वानों ने भी समय अलग-अलग माना है। आगे हम समय के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत चूंकि रीति काल पढ़ रहे हैं, तो रीति से ही करेंगे। रीति काल में ऐसी क्या रचनाएं की गई जिसके आधार पर इस पूरे पर्टिकुलर एक 200 वर्षों के समय को रीति काल नाम दिया गया? पहले हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें, जो रीति काल है वो टोटली कहीं ना कहीं संस्कृत साहित्य पर बेस्ड रहा है या संस्कृत काव्य शास्त्र पर आधारित रहा है, जिसमें आप संस्कृत में जो रस, अलंकार, छंद, ये सारी चीजें देखते हैं, जिसको हम काव्य का तत्व मानते हैं, उनको आधार बनाकर यहाँ पर रचनाएं की जा रही थी, जिनको आप लक्षण ग्रंथ कहते हैं। आगे जैसे जैसे आप क्लासेस देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि लक्षण ग्रंथ किसको कहा जाता है और कौन से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने किसी एक अंग का निरूपण किया है, कौन से ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने सर्वांग निरूपण किया है, जिसके आधार पर हमको सर्वांग निरूपक कवि कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले रीति काल क्या है? तो हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं, ध्यान रखिए, इसको आप लिख लेंगे, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो हिंदी में जो साहित्य, हिंदी में ये एक तरह से आप इसकी परिभाषा मान सकते हैं, क्योंकि अगर परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी तो पूरा रीति काल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में जो साहित्य संस्कृत के लक्षण ग्रंथों, अब इन लक्षण ग्रंथों में क्या होता है? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, अनुकरण मतलब उसके आधार पर या उसी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए, अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद आदि, या इसके आगे कुछ और चीजें अगर आप ऐड करना चाहें, क्योंकि थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। इसमें रस, अलंकार, छंद, गुण, दोष,
या गुण तो दोष तो नहीं करेंगे, गुण ही होते हैं ज्यादातर। या हम रीति की बात करते हैं, रीति मतलब मुख्य तौर पर एक परंपरा होती है, आगे आप इसको समझेंगे। इसके अलावा नायक नायिका भेद, नायक नायिका भेद, आदि का विवेचन। थोड़ा ठंड का मौसम है तो हाथ से शायद हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही होगी, वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आपको समझ आ रही होगी, इसलिए मैंने कहा अपने नोट्स आप खुद बनाइए, ठीक है। विवेचन करने के लिए रचा गया, करने के लिए रचा गया। उसे रीति काव्य कहा गया, उसे रीति काव्य कहा गया। अब साथ में लिखते चलेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हिंदी साहित्य में या हिंदी में जो साहित्य संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके रस, अलंकार, छंद, गुण, रीति, नायक नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए, विवेचन मतलब वर्णन करने के लिए रचा गया, उसको किस नाम से जाना गया? ध्यान रखें, उसको नाम दिया गया रीति काव्य। रीति काव्य यानी रीति के अंतर्गत आने वाला काव्य। अब लगभग 200 वर्षों तक ये समय जो है आपका रहा था। तो लक्षण ग्रंथों के साथ लक्षण ग्रंथों के साथ श्रृंगारिकता अधिक होने के कारण, श्रृंगारिक वर्णन, जब नायक नायिका की बात करते हैं तो वहां पर श्रृंगार की भी बात आ ही जाती है। तो लक्षण ग्रंथों के साथ श्रृंगारिकता अधिक होने के कारण एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है जयश्री जी। चलिए मैं इस पर ना एक बार, आपकी शायद पहले भी आपने कमेंट किया था, तो मैं उस पर अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की काव्य परंपरा, लगभग काव्य परंपरा यानी परंपरा मतलब एक विशेष प्रकार की शैली आप कह सकते हैं, विशेष प्रकार का तरीका। काव्य परंपरा लगभग 200 सालों तक चलती रही, लगभग 200 वर्षों तक चलती रही, जिसे रीति काल कहा गया। इस समय को काल कहा गया, ध्यान रखिए, जिसे रीति काल कहा गया। तो आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी, जो नए विद्यार्थी होंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फर्स्ट टाइम साहित्य पढ़ रहे होंगे डिटेल में, तो उनके लिए भी जरूरी रहेगा। आपने अब तक यहाँ से समझ लिया है कि कुछ विशेष प्रकार की रचना हुई जिसमें काव्य के तत्वों को आधार बनाकर या उनको शामिल करते हुए इन सभी जो काव्य के अंग हैं उनको शामिल किया गया और रचनाएं की गई। तो जब इस प्रकार की रचना हुई तो उसको हमने क्या नाम दिया? रीति काव्य नाम दिया। और जब लगभग 200 सालों तक वो उसी तरीके की रचनाएं होती रही, विशेष पद्धति की रचनाएं होती रही, तो उस ड्यूरेशन को यानी जो समय था उसको हमने क्या नाम दिया? रीति काल नाम दिया। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार बता दीजिए। मंजू जी कह रही है आज पहली कक्षा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हर्षद जी, मनोज जी, जयश्री जी, रेशमा जी, मीना जी, ममता जी, मंजू जी, भारती बिष्ट जी, मीनाक्षी जी, नीलम जी, स्वाति जी, सिमरन जी और उषा जी, विनीता जी, बहुत सारे विद्यार्थी आ गए आज। तो लग रहा है क्योंकि जब हम नेट की क्लासेस करते हैं तो नेट वाले विद्यार्थी कहते हैं बाद में देखेंगे, आज तो सभी मतलब इकट्ठे आ गए हैं, बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं रीति शब्द आया कहाँ से। तो ये जो रीति शब्द है ये संस्कृत के रींग धातु से बना हुआ है जिसके अंदर 3 प्रत्यय लगा हुआ है। तो संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखें, संस्कृत शब्द रींग से बना है।
या कह सकते हैं रींग में 3 प्रत्यय लगाकर। मैं शायद इसको थोड़ा सा 3 प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है? जब आप अर्थ को समझेंगे तब आप एक विशेष पद्धति को समझ पाएंगे। इस रीति का अर्थ क्या निकालते हैं हम लोग? इसका अर्थ होता है जब आप इसमें 3 प्रत्यय लगाते हैं तो मार्ग, रास्ता या फिर किसी विशेष प्रकार के चलाए गए मार्ग का अनुसरण करना। तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं रास्ता, या कोई मार्ग किसी ने बना दिया है, कोई विधि यानी तरीका है, यानी विशेष प्रकार की विधि जिसका अनुसरण करते हुए आपको चलना है, या आप इसको पद्धति भी कह सकते हैं। संस्कृत में जो शब्द प्रयोग करते हैं ये विशेष प्रकार की पद्धति होती है, या विशेष प्रकार की परंपरा होती है, या विशेष प्रकार की शैली। आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे कि इन सबका अर्थ वही निकल के आ रहा है कि विशेष प्रकार की पद्धति जिस पर चलना है। तो ये संस्कृत के रींग शब्द से बना है 3 प्रत्यय लगाकर, और जिसका अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। हाँ, विनीता जी ने पहला वाला बना लिया है नोट, तो आप उसको लेके बैठेंगे साथ में, ठीक। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लक्षण शब्द का प्रयोग किया। आपने इस पर नोटिस किया होगा कि संस्कृत के लक्षण ग्रंथ की रचना हुई है। तो ये लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, थोड़ा सा उसको भी आप नोट डालकर लिख लें, चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लक्षण ग्रंथ किसको कहा जाता है? क्योंकि जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार आपको ये शब्द मिलेगा जिसमें काव्य के लक्षण बताए जाएं। काव्य के लक्षण, लक्षण से तात्पर्य है कि ऐसी रचना जिसमें काव्य के लक्षण बताए गए हों या फिर काव्य का प्रयोजन बताया गया हो। यह सब आप काव्य शास्त्र में शब्द पढ़ चुके होंगे, इससे परिचित होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य रीति, ये सब काव्य शास्त्र वाले सेक्शन में हो चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा नायक नायिका भेद हो, जिसके अंदर नायक नायिका भेद, ऐसे ग्रंथों को आप क्या कहते हैं? इसके अलावा अलंकार, अलंकार निरूपण आदि। तो कुल मिलाकर जिसके अंदर काव्य शास्त्रीय तत्वों का समावेश करके विवेचना की जाए उसको आप क्या कहेंगे? लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और इसी को इन्होंने आधार बनाकर काव्य रचना की है। चलिए, गीतिका जी बहुत बहुत स्वागत। अनिल मौर्य जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। अब ये तो हो गया रीति काल, रीति काव्य, लक्षण ग्रंथ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रीति का वास्तविक अर्थ लोग क्या निकालते हैं, और ये जो रीति संप्रदाय एक संस्कृत में आपने बार बार सुना होगा, उस रीति संप्रदाय के अगर हम उसका संबंध कहें तो इस रीति काल से क्या है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्वान मानते हैं कि जो रीति काल चला ये वास्तव में वामन द्वारा चलाए गए रीति संप्रदाय की पद्धति को अपनाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आचार्य शुक्ल जी ने इसका खंडन कर दिया है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे। रीति शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो आप देख चुके हैं, यहाँ पर हम विद्वानों के अर्थ देख लेते हैं, विद्वानों के मत देख लेते हैं। रीति शब्द का अर्थ क्या निकल के आता है? तो एक तो देखो, कुछ विद्वान कहते हैं, इसको आप यहीं पर लिख लें, कुछ विद्वानों द्वारा आचार्य वामन का चलाया हुआ देखो मैंने चलाया को क्या लिख दिया, चलाया हुआ संप्रदाय मानते हैं। चलाया हुआ संप्रदाय ही रीति मानते हैं। ये कुछ विद्वानों की बात है, लेकिन नाम आता नहीं है कौन से विद्वान है। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ में मिलता है कि कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है। हालांकि आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, परंतु आचार्य शुक्ल इसका खंडन करते हैं, इस बात का
उसका खंडन करते हुए इसे इसे किसे, रीति को अनुकरण करने की प्रवृत्ति मानते हैं। क्या मानते हैं? अनुकरण करने की प्रवृत्ति। देखो यहां से ना एक पॉइंट निकल जाता है कि आचार्य शुक्ल जी ने रीति को क्या माना है। तो उन्होंने क्या माना है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति माना है, ना कि वामन के द्वारा चलाया हुआ रीति संप्रदाय ही उन्होंने रीति माना है। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है कि आप बने बनाए मार्ग को ही स्वीकार कर रहे हैं, और एक होता है कि ना आप उस मार्ग को स्वीकार कर रहे हैं, ना आप उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हैं जिसने चलाया था, बल्कि आप एक ऐसी पद्धति को स्वीकार कर रहे हैं जिस पर चलकर लोग रचनाएं कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको, अच्छा विद्वानों का लिखना रह गया, एक मिनट इसको लिख लो। कुछ विद्वानों द्वारा आचार्य वामन का चलाया हुआ संप्रदाय माना गया है। बाकी अपने नोट में आप मेंशन करते रहेंगे, ठीक। हाँ, संस्कृत के आचार्यों के ग्रंथ का ब्रज भाषा में अनुवाद। आगे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आधार ग्रंथ हम मानकर चलते हैं। पिछले क्लास में ये नहीं हुआ था, इस क्लास में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जिसको आप वहां पर नोट करेंगे। तो ये तो आचार्य शुक्ल जी के द्वारा माना गया, अर्थात किसी विशेष पद्धति या नियम को ध्यान में रखकर जब आप रचना करते हैं तो आप उसका अनुकरण कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कुछ पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि रीति क्या है, वो भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप ऐड करोगे। जैसे हम यहाँ पर चिंतामणि की थोड़ी सी बात करते हैं, कहते हैं रीति सुभाषा कवित्त की, रीति सुभाषा कवित्त की, कवित्त मतलब कविता की, ठीक है। बरनत बुध अनुसार, बरनत बुध अनुसार। तो ये पंक्ति किसकी है? कहते हैं रीति सुभाषा कवित्त की। सुभाषा मतलब अच्छी भाषा, कविता की भाषा। रीति ये कहती है कि कविता की भाषा अच्छी होनी चाहिए, सुभाषा इसको आप कहते हैं। वर्णत बुध अनुसार, बुध मतलब नियम हो सकता है कि जिसका नियम के अनुसार वर्णन किया जाए। तो ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। इनका विचार कुछ इस तरह से मिलता है जब हम रीति की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पंक्ति देखो, ये पंक्तियां पूछी भी जाती हैं कि किसकी पंक्ति है, तो आप इस संदर्भ में भी इसको याद रखें और इनकी परिभाषा के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं। कहते हैं काव्य की रीति सीखी सुकविन की, काव्य की रीति सीखी मतलब यहाँ पर सीखी से है, मतलब सीखना से है, ठीक है, सीखना से है। सीखी सुकविन सो, सुकविन तो मतलब से। देखी सुनी बहुलोक की बातें, देखी सुनी बहुलोक की बातें। मतलब बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, लेकिन जो काव्य की रीति है वो हमने सुकवियों से सीखी है। अब ये सुकवि यहाँ पर कौन है? वो संस्कृत के कवि रहे हैं जिनसे इन्होंने इस लक्षण ग्रंथ को अपनाया या उनका अनुसरण किया है। तो ये किसने बोला है? ध्यान रखें, भिखारी दास जी की पंक्ति है, ये भिखारी दास जी की पंक्ति है। चलिए, एक देव भी कुछ इस बारे में कहते हैं कि अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, काव्य और कवि रीति। तो ये कथन किसका है? ये कथन है देव का, कि हर कवि की अपनी काव्य रीति है, हर कवि का अपना काव्य है। ये तीन यहाँ पर मुख्य रूप से, एक तो आप इसमें परिभाषा भी देख पा रहे हैं, और दूसरा ये किसी विद्वान के या किसी साहित्यकार के कथन के रूप में भी इसको देख पा रहे हैं। तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट करेंगे।
अच्छा, जयश्री जी करें। हो सकता है आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया। और देखो, अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, क्या आपने एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर नहीं जाता है मैसेज, तो सीधे एप्लीकेशन पर ही आपको रिमाइंडर चला जाता है लाइव क्लास होते ही। तो कई बार ऐसा होता है आपने परमिशन नहीं दी होती है, तब आपका नोटिफिकेशन शो नहीं होता है। तो एक बार सेटिंग में जाइएगा, आप चेक करिएगा कि आपने परमिशन दे रखी है, नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर रखा है। अगर नहीं है तो कर लीजिएगा, अगर होगा उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो देखने वाली बात है, बाकी देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए एक कथन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। कहते हैं कि आचार्य लोग तो कविता करने की। अच्छा, यहाँ पर ना बड़ा सवाल बनता है। ये जो रीतिकाल के कवि हैं वो उनके आचार्यत्व को लेकर बहुत क्वेश्चंस लगते हैं कि ये आचार्य हैं, कवि हैं, कवि आचार्य हैं। तो इस पर भी हम एक बात करेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल अगर कभी आप इंटरव्यू में बैठे होंगे तो वहां पर पूछे जाते हैं कि आचार्य को लेकर जो एक डिबेट है, वाद विवाद होता है, उसमें आपकी क्या समझ है, क्या राय है। तो इस तरह के सवाल जो आचार्य को लेकर हैं वो बन जाते हैं। तो कहते हैं कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, करने की रीति सिखलाते हैं। मानो वह संसार, मानो मतलब ऐसा लगता है, मानो वो संसार से ऐसा कहते हैं कि, संसार से ऐसा कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में, अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में, वर्णन मतलब उनका वर्णन करने में। तो क्या है कि इस प्रकार के, जैसे आप कहते हैं ना, अमुक अमुक अमुक, यानी इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, तो यहाँ पर आप ये अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं, अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी। अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी। ये किसका कथन है? ये है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जी क्या कहते हैं कि जो आचार्य लोग हैं, जिनको हम आचार्य कहते हैं, वो कविता करने की केवल रीति सिखलाते। रीति मतलब समझ आ गया आपको? तरीका, पद्धति या फिर मार्ग या फिर रास्ता दिखाते हैं। मानो वो संसार से ऐसा कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी। तो ये मिश्र बंधु का कथन है, जो आचार्य के बारे में ये हमें बता रहे हैं कि रीति जो उन्होंने लिखा है वो बेसिकली ये बताने के लिए कि लिखते कैसे हैं, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, देखो टीजीटी पीजीटी जो यूपी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, डीएसएसबी के लिए भी वो इनफ रहेगा, क्योंकि वो सारा कवर कर रहा है। जितने भी टीजीटी पीजीटी स्टेट वाले हैं उसमें सारे आप ये ना मान के चलें कि आपका नाम लिखा है तभी कंटेंट पूरा है। आपका सारा कंटेंट जितना उपलब्ध है वो इनफ रहेगा। इसके अलावा अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता इसके बाहर कुछ आने वाला है। बाकी आपके पास पुस्तकें होंगी, तो मैं हमेशा कहती हूँ पुस्तकों को भी पढ़ने की आदत बनाएं, खासकर जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको भी आप रीडिंग हैबिट में लाइए, लेकिन नोट्स पर आप पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग किताबों से निकाल कर बड़े मतलब कह सकते हैं जतन से इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ पर आपको एक मिला जुला सब कुछ मिल जाता है। देखो, किसी संस्थान से जुड़ने का आपको फायदा जो होता है वो यही होता है कि आपको नहीं भटकना पड़ता, आपका बहुत सारा समय बचता है। एक क्लास के पीछे कम से कम 3 से 4 घंटे जाते हैं इतनी सारी बुक ढूंढ ढूंढ के निकालने के लिए, और वो समय आपको इकट्ठे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आराम से इकट्ठे मिल जाता है। तो ये फायदा होता है। बाकी आप खुद से रीडिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थोड़ा हम समय सीमा की बात कर लेते हैं। रीतिकाल,
रीतिकाल की समय सीमा क्या रही है? वैसे तो आप नॉर्मली जानते हैं जो आचार्य शुक्ल जी ने माना है, लेकिन और भी ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, थोड़ी सी उन्हीं की बात कर लेते हैं हम। तो आचार्य शुक्ल जी ने क्या समय इसका निर्धारित किया है? इन्होंने कहा है विक्रमी, अच्छा विक्रमी संवत को आप फटाफट से ईस्वी सन में निकाल कर भेज दीजिएगा। क्या बनेगा? 1700 से 1900। ये 1700 से 1900 का टाइम जो है वो आप ईस्वी सन में निकालिए और भेजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या समय माना है? चलिए, तो इन्होंने कहा है वही जो आचार्य शुक्ल जी ने माना है, उसे थोड़ा सा पीछे याद रखने का तरीका क्या है कि इन्होंने जो माना है उसे थोड़ा सा पीछे आप चलेंगे तो इन्होंने 1600 से 1800 विक्रमी संवत माना है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ईस्वी सन। 1600 से 1800 ईस्वी, ये इन्होंने विक्रमी संवत में माना है, इन्होंने ईस्वी में माना है। यहां पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की बात कर लेते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा माना गया जो समय है, ध्यान रखें, इन्होंने विक्रमी संवत माना है। मैं जिसमें माना है वही लिखवा रही हूँ, बाकी आप निकालते रहिएगा। ईस्वी से विक्रमी संवत बनाना, विक्रमी संवत से ईस्वी बनाना। इन्होंने 1600 से शुरुआत मानी है, 1600 से आरंभ, यहाँ से ये शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं, राम कुमार वर्मा जी ने भी वही माना है जो शुक्ल जी ने माना है, तो आप यहाँ पर ही मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने भी यही माना है। तो शुक्ल जी और वर्मा जी 1700 से 1900 मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ईस्वी सन में मानते हैं 1600 से 1800, और विक्रमी संवत 1600 से आरंभ मानते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी। हाँ, 1643 से 1843 तक। 16, मैं 43 बोलती हूँ, ठीक है। क्या लिखा आपने? 1643 से 1843। इसको ना बहुत सारे लोग 43 बोलते हैं, 40 और 3 43, तो सबका अपना अपना अपनी अपनी हिंदी कहते हैं ना, अपनी अपनी हिंदी है। तो मैं जो इसको बोलती हूँ 43 बोलती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा एक बार 43, 41, 42, 43, तो 43 वाली आदत बनी है। तो कई बार मैं जब इसको बोलती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है गलत बोल रही हूँ, तो मुझे पता है इसको 43 भी बोलते हैं, तो इसको ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप 43 बोले, 43 बोले, बात आपको समझ में आ रही है, गुड, बहुत अच्छे। समय की बात कर ली, थोड़ा सा इसके नाम पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि किसने क्या नाम दिया है, यहां से आपका सवाल बन जाता है, कई बार आपने देखा होगा। तो रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल का सबसे ज्यादा नामकरण अगर किसी का हुआ है तो या तो आदिकाल का हुआ है या फिर रीतिकाल का हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। और जहां पर ज्यादा नामकरण होता है वहां पर याद करना भी आपको ज्यादा पड़ता है। तो शुरुआत बिल्कुल शुरू से करेंगे। ग्रियर्सन ने क्या माना है? अगर आपने पहले पढ़ रखा है इसको तो आप इसको लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि आपका जो है रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। इन्होंने कहा द आर्स पोएटिका, क्या माना है? द आर्स पोएटिका। द आर्स पोएटिका का मतलब क्या है? रीति काव्य। कई बार आपको दिया जाता है कि रीति काव्य किसने कहा है, तो इसका अर्थ क्या निकाला गया कि ये रीति काव्य है। लेकिन इन्होंने जो चूंकि अंग्रेजी में नाम दिया है तो द आर्स पोएटिका नाम से इन्होंने इसको संबोधित किया है। बात करते हैं मिश्र बंधुओं ने क्या माना। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? तो इन्होंने अलंकृत काल कहा है। देखो, अलंकृत काल और अलंकार काल दोनों में अंतर है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। अलंकृत काल से इन्होंने इसको संबोधित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की बात कर लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या मानते हैं? तो इन्होंने इसको कला काल कहा है। कला काल रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने भी कहा है, इनका साथ में ही लिख लें, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। देखो कई बार ना इनको रमाशंकर बोलते हैं, रमा नहीं है, रमाशंकर शुक्ल रसाल नहीं है, रामशंकर शुक्ल रसाल है।
इन्होंने दोनों ने क्या माना है? कला काल। चलिए आगे बढ़े तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने क्या माना है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आप लोग भी जवाब लिख रहे हैं, अच्छी बात है। तो जिस जिसका आपको पता है उसको आप लिखते चलें, साथ में आपका रिवीजन जो है अच्छा खासा होता रहेगा। इन्होंने रीति श्रृंगार काल कहा। क्या कहा? रीति श्रृंगार काल। रीति श्रृंगार। इसके अलावा हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद जी ने क्या कहा? इनका बहुत पूछा जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, देखो हमने क्या कर दिया? विश्व का श्रृंगार कर दिया है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, श्रृंगार काल। इन्होंने केवल श्रृंगार काल कहा, श्रृंगार काल कहा है। अरे मैंने देखो कहा भी लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना, श्रृंगार काल लिख लो बस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला सवाल ना जनरली पूछा ही जाता है और बहुत बार ऐसा पूछा गया है। और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी का भी बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने क्या कहा है, साथ में मिश्र बंधु। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप थोड़ा सा अलग से हाईलाइट करेंगे और इनको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने क्या नाम दिया है इस काल का। आगे बढ़े। चलिए अब आचार्य शुक्ल जी की बात कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है, ध्यान रखिए। एक बार मैं देख लेना चाहूंगी, 6 लोगों का हमने देख लिया है। आचार्य शुक्ल, क्योंकि इन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई थी। जब साहित्य इतिहास लेखन की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल जी के द्वारा अपनाई गई जो पद्धति है उसको विधेयवादी पद्धति कहते हैं, जिसकी विशेषता है कि आप दोहरे नामकरण को स्वीकार कर सकते हैं। तो इन्होंने एक तो क्या कहा? उत्तर मध्यकाल कहा, उत्तर मध्यकाल। और दूसरा नाम क्या दिया था? रीतिकाल, जो हम लोग जानते हैं नॉर्मली। तो ये दोनों ही आपने याद रख लेना है। रीतिकाल तो सबको पता है, कई बार हम उत्तर मध्यकाल में, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन की 2 पद्धतियां अपनाई थी, ठीक, एक समय के आधार पर, एक प्रवृत्ति के आधार पर। एडविन ग्रीव्स की बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या बोला है? एडविन ग्रीव्स, इन्होंने कहा अलाबोराइज्ड पीरियड। थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट लग सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं पृथ्वीनाथ कमल जी ने क्या कहा है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, कुलश्रेष्ठ जी ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने कहा है शास्त्रीय साहित्य काल, उत्तर मध्यकाल। बिल्कुल आप लोग अच्छा लिख रहे हो, रीतिकाल भी कहा है, श्रृंगार काल। लगभग ज्यादातर लोग एक्टिव हैं, ज्यादातर लोग शायद नोट बना रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो कोशिश करें। रीमा जी ने भी आंसर दे दिया है। तो जैसे आपका नोट बन जाए, मतलब आप यहाँ तक पहुंच जाए, तो जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर आप कोशिश करें दें। और कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा सा नजर रखें, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती हैं, कई बार आप आपस में कुछ लिख रहे होते हो, जैसे किसी ने जवाब दिया, किसी और को नहीं पता है, तो आपको वहां से भी बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है? साहित्य शास्त्रीय काव्य कहा है, साहित्य शास्त्रीय काव्य। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या नाम दिया? गणपति चंद्र गुप्त, इनके द्वारा जो नाम दिया गया शास्त्रीय मुक्तक परंपरा, शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। एक नाम और लिख लो, त्रिलोचन, ये भी महत्वपूर्ण है। त्रिलोचन जी का भी पूछा जाता है कि अंधकार काल किसने कहा है? तो त्रिलोचन जी ने कहा है। और मार्कंडेय वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया है क्या? मार्कंडेय वाजपेयी,
इन्होंने कहा है गुंडेपन व सोहदेपन की हरकत। पूछा जाता है कि रीति काव्य को गुंडेपन या सोहदेपन की हरकत किसने माना है? तो मार्कंडे वाजपेयी जी ने माना है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने का समर्थन किया है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा है? गुंडेपन व सोहदेपन की सोहदा मतलब कह सकते छोटा, बहुत क्षुद्र व्यवहार, जिसको आप कहते हैं क्षुद्र लेखन, है ना, गुंडेपन व सोहदेपन की हरकत। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया, वो एक तरह से बहुत सारे कवियों ने ऐसा माना है कि कुछ हद तक वो अश्लील हो जाता है। तो इस तरह का जब आप काव्य लेखन करते हैं और उसको हम साहित्य मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द फूट पड़ते हैं एक आलोचक के मुंह से। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से नाम देख लिए हैं। ग्रियर्सन ने माना है द आर्ट्स पोएटिका यानी रीति काव्य। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काव्य, अलंकृत काल माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल कहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं रीति श्रृंगार काल, और विश्वनाथ जी कहते हैं श्रृंगार काल। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं उत्तर मध्य काल या रीति काल। एडविन ग्रीव्स कहते हैं, ये ग्रीव्स हैं, ग्रीव्स नहीं है, ग्रीव्स, कहते हैं अलाबोराइज्ड पीरियड। इसके अलावा पृथ्वीराज कमल कुल श्रेष्ठ जी कहते हैं साहित्य शास्त्रीय काव्य। गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं शास्त्रीय मुक्तक परंपरा। त्रिलोचन जी कहते हैं अंधकार काल, और मार्कंडेय जी कहते हैं इसको गुंडेपन व शोधेपन की हरकत। तो ये त्रिलोचन जी और मार्कंडेय जी को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी का तो आपको याद होगा। शुक्ल जी के मुझे ऐसा मान के लगता है, मतलब मैं मान के चलती हूँ कि आप इनसी, मतलब इनकी जो बातें हैं ना, इनसे काफी हद तक आप परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि कभी न कभी आपने साहित्य में आचार्य शुक्ल जी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा या इनके बारे में बहुत सुनते आ रहे होंगे। एक तरह से पूरे साहित्य पर वर्चस्व जिसका रहा है वो आचार्य शुक्ल जी रहे थे, मतलब आलोचना के क्षेत्र में आलोचक के रूप में। विधेयवादी पद्धति क्या होती है? ये शुरुआत में आपने आदिकाल की क्लास देखी होगी, जिसमें साहित्य लेखन की पद्धतियां हमने बताई हैं, वहां पर बहुत डिटेल में इसका उदाहरण देते हुए बात की है। तो एक बार आप उस क्लास को देख लें। मुझे लगता है सारी पद्धतियां, मुख्य रूप से 4 प्रकार की पद्धति आती है, तो वहां पर बहुत डिटेल में उसको बताया गया है। ठीक है, चलिए। वैसे सामान्य तौर पर अगर हम विधेयवादी की बात करते हैं, जिसमें तार्किकता हो, एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बस देखते हैं, सुनते हैं और उसको लिखते हैं, लेकिन एक ऐसी पद्धति जिसमें आप पूरा एक वैज्ञानिक तथ्य सामने रखते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आप दार्शनिक आधार भी उसके सामने रखते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं ना, विज्ञान के आधार पर जो पद्धति अपनाई गई, जिसमें त्रुटि होने के चांसेस बहुत कम हो। इसीलिए आप देखते हैं, जब हम साहित्य इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं, तो शुरुआती दौर के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्व का विषय बना था वो आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ था, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता का समावेश था, दार्शनिकता का समावेश था, तथ्यों पर उन्होंने बात की थी। तो इसलिए विधेयवादी पद्धति की विशेषता ही हो जाती है। और दूसरा सवाल बनता है, विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? चलो, इसको तो कई बार आप देख चुके हैं, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि विधेयवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं। अब यहां तक तो आपने जो भी देखा वो सब इंपॉर्टेंट था। इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण सवाल और बनता है कि जब हम श्रृंगार काल की बात करते हैं, अभी आपने यहां पर देखा है श्रृंगार काल, क्या श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से पहले भी कोई नाम दे चुका है? चलिए ये बताइएगा, पूछा गया सवाल है, मैं इसको लिखवा देती हूँ। ठीक, तो विश्वनाथ प्रसाद जी से पहले, एक आप नोट डालकर इसको लिख सकते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से पहले, ये पूछा गया सवाल है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी रीति काल को श्रृंगार काल कह चुके हैं। रीति काल को श्रृंगार काल कह चुके हैं। इसमें हम इनका एक कथन देखेंगे, और ये भी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया। हाँ, तेन महोदय, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम विधेयवादी पद्धति की बात करते हैं। तो
पूरे दुनिया में मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो विधेयवादी पद्धति है, इसको आप लिख लें, विधेयवादी पद्धति के जनक जो माने जाते हैं वो तेन महोदय, तेन माने जाते हैं। और हिंदी के अंदर जब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई तो इसको अपनाया किसने था? आचार्य शुक्ल जी ने अपनाया था। इस चीज को भी ध्यान रखें। यहाँ पर एक शुक्ल जी का कथन आता है, बहुत अच्छे, आपने शुक्ल जी लिखा है, शुक्ल जी मान चुके थे। कहते हैं वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। इसको आप नोट करें, महत्वपूर्ण कथन है। प्रधानता श्रृंगार की रही, मतलब रचनाएं तो दोनों तरह से हुई है। जब आप भूषण को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि रीति काल के अंदर भूषण ने बहुत सारी रीति परंपरा को ना अपनाते हुए वीरता परक रचनाएं भी की हैं। तो प्रधानता किसकी थी? लेकिन प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से, ध्यान रखें, रसवादी आचार्य माने जाते हैं आचार्य शुक्ल, ये भी याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक और आचार्य शुक्ल भी रसवादी। ठीक, तो रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, ये इन्होंने कहा था। और इसी आधार पर यह सवाल बन जाता है कि इनसे पहले कौन से वो साहित्यकार हैं जिन्होंने श्रृंगार काल स्वीकार कर लिया था। तो ये आचार्य एक तरह से स्वीकार ही कर रहे हैं, भाई कोई मानना चाहे तो, चूंकि इस रस की प्रधानता थी तो उस आधार पर आप इसको मान सकते हैं। लेकिन इन्होंने किसी विशेष प्रकार के ग्रंथ के आधार पर नहीं, रसों की प्रधानता के आधार पर इसको स्वीकार करने की बात की है। हाँ, सुझाव दिया था, बिल्कुल। सुझाव देने का मतलब है कि आप उस सुझाव मतलब उस विचारधारा से परिचित हैं या सहमत, परिचित नहीं सहमत हैं। तो कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल जी सहमत थे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया, या कह सकते हैं लोगों को ये छोड़ दिया उनके ऊपर कि अगर आप मानना चाहें तो आप मान सकते हैं। चलिए, यहां तक हो गई। थोड़ी सी और चर्चा करेंगे रीतिकाल के उदय का क्या कारण रहा था अलग अलग विद्वानों के अनुसार। उसके बाद इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास में विशेषताएं देखेंगे, कुछ रीति ग्रंथ देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रीतिकाल से जुड़े होंगे उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो रीतिकाल के उदय के कारण क्या रहे हैं? रीतिकाल के उदय का कारण अलग अलग विद्वानों का मत है, उसी मत से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छी खासी भक्ति परंपरा चल रही थी, तो भक्ति के बाद ऐसे अचानक से क्या हो गया कि रीतिकाल शुरू हो गया और एक विशेष प्रकार की रचना, जो लोग पहले भगवान के भजन में डूबे हुए थे अब वो विशेष श्रृंगारिकता की तरफ चलने लगे हैं। तो कुछ तो हुआ होगा ऐसा, यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। आश्रयदाता जो राजा होते थे, कहा गया है कि आश्रयदाता राजाओं की, मैं थोड़ी सी इस परिस्थिति के पीछे भी जाना चाहूंगी, थोड़ी सी चर्चा करूंगी। जो मुझे समझ आता है इस कथन के बाद कि ऐसा क्या रहा होगा जो एकदम से चीजें बदल गई। तो आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि के कारण, अभिरुचि मतलब उनकी जो रुचि है, आप कह सकते हैं उनकी जो पसंद है, अभिरुचि के कारण हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का उदय हुआ।
रीतिकाल का उदय हुआ। देखो, जब आपने पढ़ा कि भक्ति काल क्यों आया, रीजन दिया गया कि बाह्य आक्रमण हो रहे थे, लोग बड़े त्रस्त थे, परेशान थे, उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो राजा है ना, वो खुद मतलब उनको रोकने में व्यस्त हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रोकने का प्रयास तो कर ही रहे थे। ऐसे में जनता बहुत ज्यादा परेशान थी, उन पर शोषण हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ईश्वर की शरण में जाना ज्यादा उचित समझा। लेकिन जब आप 1700 के आसपास आते हैं तो आप देखते हैं कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे वो कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, तो एक तो देखो देश के अंदर क्या हो गया कि आप एक राजा है, जिसको आप जैसे आप अभी मान सकते हैं कि कोई प्रधानमंत्री है, एक राजा है। अब उससे जो ये राजा पहले छोटे छोटे लड़ाई किया करते थे, उन्होंने सहमति कर ली, संधि कर ली कि भाई हम आपको इतना टैक्स दे दिया करेंगे, बाकी आप हमारा जो राज्य है, साम्राज्य है, उसको नहीं छेड़ेंगे। तो ऐसे में वो जो सबसे ऊपर पद पर बैठा हुआ राजा है वो भी खुश और ये राजा भी खुश है। अब इनको युद्ध की चिंता तो है नहीं, क्योंकि ये अपना टाइम पर जो भी टैक्स वगैरह है वो उनको पे कर दे रहे हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब युद्ध करना नहीं है, किसी चीज की चिंता नहीं है, प्रोटेक्शन उनके हाथ में है, जिसको ये टैक्स पे कर रहे हैं। तो ऐसे में इनका सारा ध्यान कहाँ लगेगा, भोग विलास में लिप्त होगा। तो जाहिर सी बात है, उस समय टेलीविजन तो होता नहीं था कि बैठकर वो गाने सुन रहे होंगे या मूवी देख रहे होंगे। तो इंटरटेनमेंट का साधन क्या रहा होगा, या तो वहां पर नृत्य हो रहा होगा, या फिर जो कवि हैं वो कविताएं सुना रहे होंगे। और कविताएं भी तभी आनंद देने वाली होती हैं जब, कह सकते हैं ना, उसके अंदर कुछ रस। बिना रस की कविता तो पसंद आएगी नहीं। तो ऐसे में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए जो कवि हुआ करते थे, उन्होंने कुछ इस तरह की रचनाएं शुरू कर दी जो राजा का एक तो मनोरंजन करती थी और उनको कहीं ना कहीं एक अलग तरह का, जो कह सकते हैं, जो भावनाएं होती हैं, क्योंकि उनके पास युद्ध करने के लिए तो था नहीं कि वीरता परक रचनाएं करके उनको जगाने की कोशिश करें, भाई तुम्हारे अंदर वीरता का भाव भरना है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है कि भोग विलास में लिप्त हो तो कुछ ऐसा सुनाओ कि आपके अंदर कुछ काम भावना जागे। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आपको श्रृंगार परक रचनाएं सुनानी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं राजाओं की रुचि जो है भोग विलास में थी, और उनकी रुचि को देखते हुए जो कवि हुआ करते थे दरबार में, उन्होंने लेखन कार्य करना शुरू किया। अब राजा बड़े खुश होते थे क्योंकि उनको बैठे बैठे उनका मनोरंजन हो रहा है और साथ में मन भी प्रसन्न हो रहा है। तो दोनों चीजें यहाँ से निकल कर आ जाती थी। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है, जिन्होंने कहा कि राजाओं की जो रुचि थी उसके आधार पर इन्होंने लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। चलिए, एक और कथन आप देख सकते हैं, संस्कृत लक्षण ग्रंथों से प्रेरित। कहा गया है कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों से प्रेरित होकर हिंदी में भी ग्रंथों की, या कह सकते हैं लक्षण ग्रंथों की, हिंदी में भी लक्षण ग्रंथों की परिपाटी चल रही थी, या परिपाटी चल पड़ी। इसी से रीतिकाल का आगमन हुआ। इसी से रीतिकाल का आगमन हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये विचार कहता है कि राजाओं की रुचि थी। यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि संस्कृत में जो काव्य के तत्व हैं उनको लेकर रचनाएं की गई थी, इसलिए हिंदी में ये परिपाटी चली। लेकिन ध्यान रखिए, इतनी अश्लीलता संस्कृत ग्रंथों में नहीं थी। इन्होंने उसको तो अपनाया, साथ में कुछ अपना भी जो दिमाग था या अपनी भावनाएं थी उसको भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से एक नई परंपरा शुरू हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। लेकिन ज्यादातर जो मत निकलते हैं वो इसी को लेकर निकलते हैं कि भोग विलास की वजह से। तो राजाओं की भोग विलास की प्रकृति के कारण, एक और कथन लिख लो, राजाओं की भोग विलास की प्रकृति के कारण प्रकृति मतलब स्वभाव, राजाओं के भोग विलास की प्रकृति के कारण कवियों के मन में निराशा व कुंठा पर जो है कुंठा वो घर कर गई।
कवियों के मन में निराशा व कुंठा घर कर गई। इसी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। इसी निराशा को दूर करने के लिए रीति काव्य रचा गया। ये भी एक प्रकार का कथन वही समर्थन कर रहा है कि राजाओं की जो भोग विलास में एक प्रकृति उत्पन्न हो गई थी या उनका स्वभाव उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो चूंकि वीरता परक रचनाएं हो नहीं सकती थी, तो ऐसे में उनको प्रसन्न करने के लिए एक जो नई परंपरा थी वो शुरू हो गई। और डॉक्टर नगेंद्र जी का ये कथन है, तो यहाँ पर आप इस कथन को भी कर सकते हैं। इस क्लास में कुछ नए कंटेंट मिल रहे हैं, इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा जो पहले से नोट्स बना चुके हैं पुरानी क्लास से, वो हमेशा नोट लेकर बैठेंगे और कुछ विशेष बातें अगर आपको मिलती हैं तो आप उसको ऐड कर लेंगे। थोड़ा नोट आगे तक देखिएगा, हो सकता है ये कहीं आगे पीछे आपको मिल गया हो, है ना। उस समय कथन कई बार मैंने लास्ट में लिखवाए हुए हैं, तो वहां पर एक बार चेक कर लेना अगर कथन आपको मिल रहा है। वैसे इस बार भी कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, कुछ रचनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कुछ सवाल पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम में, उनको देखने के बाद ये लगा कि कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग है, तो उसको भी यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। चलिए, तो आज की क्लास में मुझे लगता है इतना ही। कल थोड़ी सी बात करेंगे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन रहे हैं अलग अलग विद्वानों के अनुसार, और दूसरा रीतिकाल की विशेषताएं क्या रही हैं, और वो ग्रंथ कौन से रहे हैं जिनको आप आधार ग्रंथ मान सकते हैं रीतिकाल के लेखन के लिए, या आप कह सकते हैं रीतिकाल के लेखन की जो प्रवृत्तियां रही हैं काव्यों की, वो क्या थी, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास को दोबारा कैसे देखें, हाँ ये अपने आप में बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लेती हूँ। जहाँ पे आप इस सेक्शन में जाएंगे, जो आपका आपने देखा होगा जब आप एंटर करते हैं तो वहां पर आपके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, तो आप रीतिकाल वाले सेक्शन में जाएंगे। रीतिकाल एक पुराना होगा अगर आप अदर किसी उसमें जुड़े होंगे, और एक रीतिकाल 2024-25 के नाम से बना हुआ है, उसमें ये क्लास जाएगी। उसमें जाएंगे तो वहां पर ऊपर टॉप पे देखेंगे लाइव का ऑप्शन आता है, वहां पे रिकॉर्डेड का ऑप्शन आता है, तो आप रिकॉर्डेड पर क्लिक करेंगे और वहां से आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और उसको आप कितनी भी बार देख सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन में एक फीचर ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब तक स्क्रीन ऑन करके रखते हैं तब तक ही चला सकते हैं, वरना बंद हो जाता है, स्क्रीन लॉक होते ही बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, खासकर जो फीमेल है या मेल पर्सन भी है, कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो भी आप समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप हेडफोन लगाइए, आराम से कान में लगा लीजिए और फोन को लॉक करके, मतलब एप्लीकेशन पर वीडियो को ऑन करिए, फोन को लॉक करके आप जेब में रख सकते हैं। और ये फीचर है कि फोन लॉक होने के बाद भी आपको आवाज सुनाई देगी, तो उससे आप थोड़ा सा सुनते हुए भी अपनी जो है रिवीजन आराम से कर सकते हैं। ठीक, सब रिकॉर्ड रहेगी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंजू जी, कोमल जी, वंदना जी, नीलम जी, जयश्री जी, रीमा जी, कमलप्रीत जी, विनीता जी, गीतिका जी, संजना जी, सुशीला जी, मनोज जी, श्वेता जी हमारे साथ, रीमा जी, अंजू जी, राकेश जी, अंजू मंजू, अच्छा अंजू जी भी हैं, मंजू जी भी हैं, प्रकाश भारती जी भी हैं, मनोज कुमार जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमलप्रीत जी, मुझे याद आ रहा है शायद मास्टर कैडर के सेक्शन में है, तो वहाँ पर भी वैसे रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है, बट ये फिर से नई क्लास शुरू की गई है, क्योंकि नई क्लास में ना कुछ हमेशा ऐड होगा, ये ध्यान रखें। नीलम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, उषा जी, विनीता जी। चलिए, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। चलिए, अनुराग जी भी हमारे साथ, रेशमा जी, संदीप जी।